class, we are going to study about those organisms which are either conformers or which either migrate or suspend their growth activities to survive the climatic conditions. So in our previous class, we had studied about the category of organisms, that is regulators. So regulators वो कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने बॉडी में एक कांस्टेंट फेवरेबल इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन कर सकते हैं, एंड दैट maintenance of constant favorable internal environment we termed it as and we called it as homeostasis. So homeostasis उन organisms में होता है जो कि regulators होते हैं, लेकिन आज की क्लास में हम उन organisms के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि homeostasis नहीं कर पाते हैं, और अगर करते भी हैं तो बहुत थोड़ा सा या एक certain level तक ही कर पाते हैं. So first of all, conformers are those organisms whose internal environment or internal body temperature depends on the ambient environment. So we will first look at the definition: those organisms whose internal temperature and fluid osmolarity. So these are the main things, that is the temperature and fluid osmolarity, which is the concentration of the fluid inside the body. For example, in our body we have different fluids such as cerebrospinal fluid, we have blood, we have lymph, we have synovial fluid. So there are lots of different types of fluids in our body, and in our body every fluid has to maintain a certain concentration. जैसे कि हमारे बॉडी में जैसे ही ब्लड में किसी भी चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ या घट जाता है तो हमारी किडनी उसे एक्सक्रीट कर देती है नॉर्मली, लेकिन या इन ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता है. इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, अगर बाहर में जो धूप है तो इनका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर बाहर में ठंड है तो इनका बॉडी का टेम्परेचर घट जाएगा. अगर ये ऑर्गेनिजम्स को हाइपरटोनिक मीडियम में डाला जाए तो लाइकवाइज इनका बॉडी उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर जाएगा. अगर इन्हें हाइपोटोनिक मीडियम में डाला जाए तो भी इनका बॉडी चेंज हो जाएगा, बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा फ्लूइड्स का. तो यहाँ पर ये ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी के अंदर एक फेवरेबल इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन ही नहीं कर पाते हैं. सो दिस इज व्हाई वी कॉल इट देम एज कन्फॉर्मर्स. अब वर्ल्ड में सिर्फ दो ही कैटेगरी हमने पढ़ा था जो कि रेगुलेटर्स थे. हमने पढ़ा था मैमल्स एंड बर्ड्स. इनको छोड़ के कुछ एक एक्सेप्शन है, जैसे कि टूना फिश या स्वॉर्ड फिश. दीज आर वार्म ब्लडेड और दीज आर द आइसोथर्मल ऑर्गेनिजम्स. तो इनके अलावा वर्ल्ड में सारे प्लांट्स और लगभग सारे एनिमल्स, तो अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में बात करें तो 99% ऑफ एनिमल्स और ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स कन्फॉर्मर्स होते हैं. यानी कि अर्थ पे ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिजम्स तो कन्फॉर्मर्स ही हो गए. बहुत ही एक छोटा सा कैटेगरी है, दैट इज बर्ड्स एंड मैमल्स, जो कि रेगुलेटर्स है. इन सभी ऑर्गेनिजम्स में हीट रेगुलेशन का मैकेनिज्म नहीं होता है. अब रीजन ये है कि दीज ऑर्गेनिजम्स डिडंट डेवलप होम्योस्टैसिस बिकॉज इट इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव. अर्थ पे हर ऑर्गेनिज्म डिफरेंशियली इवॉल्व्ड होता है. यानी कि पूरे अर्थ की अगर हम बात करें तो अलग अलग कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपने अपने एबिलिटी के अनुसार या अपने अपने इन्वायरमेंटल चेंजेस के अनुसार इवॉल्व या अडेप्टेड होता है. सो इन ऑर्गेनिजम्स में भी तो होम्योस्टैसिस डेवलप हो सकता था, जिस तरह से रेगुलेटर्स यानी कि बर्ड्स और मैमल्स में होम्योस्टैसिस डेवलप हुआ था. लाइकवाइज यहाँ भी हो सकता था होम्योस्टैसिस, बट ये नहीं हुआ क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स में प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारा होम्योस्टैसिस है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर करता है. फॉर एग्जांपल हमारी किडनीज हमारे बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन करती है, तो हमारी जो किडनीज होते हैं उन पे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी बॉडी को कंज्यूम करना पड़ता है. तो हमारी बॉडीज का जो एनर्जी कंजप्शन है उसमें हार्ट से भी ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन किडनी से की वजह से होता है. तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा. अगर हम हीट रेगुलेशन की बात करें तो हमारी बॉडी में हमारा जो नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट होता है उससे 5 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करना पड़ता है थर्मो रेगुलेशन के लिए. यानी कि हमारा बॉडी, अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी
अगर अपने बॉडी में थर्मो रेगुलेशन करना चाहे तो उसे अपने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 5 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करना पड़ेगा। सो आप लोग देख सकते हो कि थर्मो रेगुलेशन में कितना ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है। और किडनी का एग्जांपल मैंने दे दिया कि हमारी किडनी का जो एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है हमारी हार्ट से भी ज़्यादा होता है। तो जो ऑर्गेनिजम्स में उतना एनर्जी अवेलेबल नहीं हो पाता है वैसे ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही मेथड बचता है एंड दैट इज द कन्फॉर्मल। सो देयर आर 2 अदर ऑप्शंस व्हिच वी विल स्टडी लेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स में जो कन्फर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज करता है और इन ऑर्गेनिजम्स के पास ये मैकेनिज्म नहीं होता है कि ये होम्योस्टेसिस कर पाए, क्योंकि होम्योस्टेसिस होता है काफ़ी एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव। नाउ वी कम टू द स्मॉलर एनिमल्स। तो स्मॉलर एनिमल्स की हम लोग खास करके डिस्कशन कर रहे हैं। इनके अंदर एक बहुत अजीब सा फिनोमिनन होता है। जो भी चीज जितनी छोटी होती है उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो उतना ही ज्यादा होता है। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि सरफेस एरिया ज्यादा होने पर हीट लॉस काफी ज्यादा होता है। तो एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म है कैमल, एलिफेंट या फिर जिराफ, ऐसा ऑर्गेनिज्म है, और एक छोटा सा रैट है या फिर हमिंग बर्ड है, तो या फिर जितने भी छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं आप उनकी एग्जांपल ले सकते हो। तो जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो उतना ही ज़्यादा होगा। और वैसे ऑर्गेनिजम्स में जो हीट होता है उसका लॉस बहुत ही ज़्यादा होगा। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में हीट का लॉस बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो कोल्ड क्लाइमेट में सरवाइव नहीं कर पाएगा, जैसे टुंड्रा हो गया या जैसे एल्पाइन एरियाज हो गए। तो ऐसे एरियाज में आप देखेंगे कि बड़े बड़े मैमल्स ही या फिर बड़े बड़े बर्ड्स ही पाए जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि बड़े ऑर्गेनिज्म में सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो बड़े ऑर्गेनिजम्स में हीट लॉस उतना ज़्यादा नहीं होगा। लाइकवाइज जो छोटे ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कहीं ज़्यादा सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो होगा, तो उनमें हीट लॉस कहीं ज़्यादा होगा। तो यही कारण है कि जो भी कोल्ड एरियाज होते हैं वहाँ पर वो नहीं पाए जाते, यानी कि छोटे मैमल्स या बर्ड्स जनरली कोल्ड एरियाज में नहीं पाए जाते हैं और वहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े साइज के एनिमल्स पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें रेगुलेटर्स की और कन्फर्मर्स के बीच में एक और कैटेगरी आता है जिसे कहते हैं पार्शियल रेगुलेटर। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि अगर इन्वायरमेंट में थोड़ा सा चेंज आता है, चाहे वो ऑस्मोलैरिटी में हो यानी कि अगर वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, चाहे टेम्परेचर में हो, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि एक सर्टेन लेवल तक जो चेंज होता है एनवायरनमेंट में वो टॉलरेट कर सकते हैं। तो अगर वो चेंज को वो टॉलरेट कर सकते हैं तो उन्हें रेगुलेटर्स कहेंगे, या फिर वो चेंज को रेजिस्ट कर सकते हैं, ये तो उसे हम रेगुलेटर्स कहें। लेकिन ऐसा नहीं है। उन ऑर्गेनिजम्स में अगर जो इन्वायरमेंटल चेंज है यानी कि टेम्परेचर या ऑस्मोलैरिटी का जो चेंज है एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा अगर, तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स एक सर्टेन लिमिट तक तो अपने आप को रेगुलेट कर लेते हैं अपना टेम्परेचर और ऑस्मो रेगुलेशन, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद ये नहीं कर पाते हैं ऑस्मो रेगुलेशन या फिर थर्मो रेगुलेशन। तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं हम पार्शियल रेगुलेटर्स। तो अगर जो बाहर का हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो थोड़ा सा टाइम के लिए है, यानी कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, यानी कि जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं वो काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो अगर जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो जो खराब इन्वायरमेंटल कंडीशन है अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है तो ऑर्गेनिज्म के पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है कि माइग्रेट कर जाना। सो माइग्रेट करना का तरीका बहुत डिफरेंट हो सकता है, डिस्टेंस भी डिफरेंट हो सकता है। तो माइग्रेशन का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने जगह से कहीं और पे माइग्रेट कर जाएगा अपने सर्वाइवल के लिए। अब वो सर्वाइवल के डिफरेंट फीचर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसे फूड के लिए चाहिए होगा, या फिर उसे एनवायरनमेंट कंडीशंस जो कि बहुत हॉट या बहुत कोल्ड हो सकते हैं, इस वजह से भी ऑर्गेनिजम्स माइग्रेट करते हैं। तो जो माइग्रेशन है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स का होता है। अगर हम पहले टाइप की बात करें तो दैट इज डेली माइग्रेशन।
तो डेली माइग्रेशन जनरली फ्लाइट एनिमल्स यानी कि बर्ड्स शो करते हैं, क्योंकि डेली माइग्रेशन कुछ किलोमीटर तक तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन है 100 किलोमीटर के आसपास का, तो वो जनरली बर्ड्स कर पाते हैं। तो ये जो माइग्रेशन है ये जनरली शेल्टर यानी कि बर्ड का जहां पर नेस्ट होगा, यानी कि बर्ड जहां पर रहती है, बर्ड का जो शेल्टर प्लेस है या हैबिटेट है, और उसका फूड सोर्स यानी कि शेल्टर और फूड सोर्स के बीच में जो माइग्रेशन होता है उसे हम डेली माइग्रेशन कहते हैं। और बर्ड्स के केस में ये माइग्रेशन थोड़ा दूर तक होता है, क्योंकि चिड़िया उड़ सकती है तो काफी आसानी से दूर तक जा सकती है। नाउ वी कम टू द एनाड्रोमस माइग्रेशन। तो एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। अगर सी वाटर से फ्रेश वाटर में जा रहा है कोई, तो दैट इज कॉल्ड एज एनाड्रोमस। अगर इसी का ऑपोजिट की बात करें, यानी कि फ्रेश वाटर से सी वाटर, तो इसे कहेंगे हम कैटाड्रोमस। इसके एग्जाम्पल हैं लैम्प्रे और ईल। सो एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस जो माइग्रेशन है एक दूसरे का जस्ट ऑपोजिट है। लेकिन आखिर ये माइग्रेशन होता क्यों है? तो ये माइग्रेशन होता है स्पॉनिंग के लिए। स्पॉनिंग का मतलब यहां पर ये है कि जो भी ऑर्गेनिज्म जो कि सी वाटर से फ्रेश वाटर या फ्रेश वाटर से सी वाटर में जा रहे हैं, उनका मेन पर्पस यहाँ पर है स्पॉनिंग। और स्पॉनिंग का मतलब ये है कि वो एग्स और जो मेल सेक्स सेल्स होते हैं उनको रिलीज करते हैं वाटर में, यानी कि ये फर्टिलाइजेशन के लिए किया जाता है। स्पॉनिंग इज फॉर रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन। सो इन द केस ऑफ स्पॉनिंग, fishes generally and other animals release their eggs into the water and the males release their male sex cells into the water। तो वहाँ पे एक्सटर्नल मीडियम में यानी कि वाटर में सेक्स सेल्स का या फिर एग्स का जो हम लोग रिलीज करते हैं या जो फिशेस रिलीज करती हैं उन्हें कहते हैं स्पॉनिंग। सो इट इज फॉर रिप्रोडक्शन, दैट इज तो स्पॉनिंग का जो मेन पर्पस है वो है रिप्रोडक्शन। सो यहाँ पर स्पॉनिंग में एग्स एंड जो मेल सेक्शन होंगे वो रिलीज होंगे। तो यहाँ पर एग्स और ओवम का रिलीज होता है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पॉनिंग। और स्पॉनिंग का पर्पस क्या है? ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन। नाउ वी कम टू द एग्स एंड स्पर्म्स वुड बी रिलीज बाय द वे। एग्स और स्पर्म्स का जो रिलीज होता है उसे कहते हैं स्पॉनिंग और इसका पर्पस होता है दैट्स ऑब्वियस कि रिप्रोडक्शन। नाउ एक और माइग्रेशन है जो कि आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, उसे कहते हैं सीजनल माइग्रेशन। तो यहाँ पर किसी स्पीशीज का एक सर्टेन पॉपुलेशन जो कि एक सर्टेन एरिया में रहता है, उस एरिया से वो काफ़ी लंबी दूरी तक या फिर थोड़ी कम दूरी तक माइग्रेट करता है बहुत ही हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस को सरवाइव करने के लिए। तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जब कोल्ड क्लाइमेट में बहुत ही कोल्ड विंटर वाला फेज आता है उसके पहले वहाँ से ऑर्गेनिजम्स माइग्रेट कर जाते हैं वार्मर एरियाज में। उस तरह के माइग्रेशन को हम कहते हैं सीजनल माइग्रेशन। तो इसका दो पर्पस होता है, जो सिवियर इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उसे सरवाइव करने के लिए, और जो दूसरा पर्पस है वो है फूड के लिए। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो क्यों माइग्रेट कर रहा है? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अगर कहीं पर ठंड है तो वहाँ पर ऑर्गेनिज्म अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो जो ऑर्गेनिज्म है उसका पूरा पॉपुलेशन है एक एरिया से माइग्रेट कर जाता है दूसरे एरिया में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइबेरियन क्रेन्स की बात करें तो इंडिया में ये बहुत कॉमनली विजिट करते हैं हर साल। लाइकवाइज स्टील और जो वैगटेल्स है ये बहुत ही नॉर्दर्न एरिया के बर्ड्स है, जैसे कि रशिया या फिर यूरोप या नॉर्थ अमेरिका ऐसे इलाके में पाए जाते हैं। तो ये इतने नॉर्दर्न बर्ड्स जो है ना वो विंटर्स उस साइड में जब बहुत ज़्यादा
सिवियर विंटर होता है तो ये माइग्रेट कर जाते हैं इंडिया की तरफ। और बहुत एक फेमस हमारा नेशनल पार्क है जो कि राजस्थान के भरतपुर में है। इट्स नेम इज क्योलेडो नेशनल पार्क। ये भरतपुर में लोकेटेड है। इट इज द क्योलेडो नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान एंड लोकेटेड इन भरतपुर। सो ये हर साल यहाँ पर हजार बर्ड्स आते हैं नॉर्थ साइड से, यानी कि नॉर्दर्न एशिया से या नॉर्दर्न यूरोप से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जब सीवियर कंडीशंस हो जाता है, एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है तो वो उस कंडीशन को सर्वाइव नहीं कर पाते। और दूसरा रीज़न कि वहाँ पर उन्हें फूड भी नहीं मिलता है। तो इन पर्पसेस की वजह से जो ये बर्ड्स है ये माइग्रेट कर जाते हैं। अब एक ऑप्शन था माइग्रेशन, लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड एज सस्पेंशन और सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ। तो अब हम देखेंगे कि जो दूसरा ऑप्शन है, यानी कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस थोड़े टाइम के लिए है, तो दूसरा ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है एनिमल्स के पास जो कि ये सस्पेंड कर सकता है। अब यहाँ पर एक और छोटी सी बात माइग्रेशन में जो हमें याद रखना है कि जब एक रीजन से दूसरे रीजन में माइग्रेट करता है तो ये बैकवर्ड्स भी जाता है, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर एंड बैक, यानी कि जहां से उसने माइग्रेशन स्टार्ट किया था नेक्स्ट ईयर उसके पहले वो उसी जगह पे वापस पहुंच जाएगा। एंड इट इज एनुअल। इट इज नॉट दैट कि ये एक दिन के लिए होगा या एक हफ्ता के लिए होगा। ये एनुअल माइग्रेशन है, हर साल होता है और हर साल ये रिपीट होता है। सो दिस इज द एनुअल मूवमेंट। और जहां से उसने माइग्रेट किया वापस वहां पर वो चला जाता है। इट्स नॉट अ परमानेंट माइग्रेशन लाइक दिस कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस। वहां पे बहुत कॉमनली बहुत देखा जाता है कि कहीं कहीं पर ये परमानेंट माइग्रेशन होता है। तो वहां पर ये जो हमारा एनुअल मूवमेंट है माइग्रेशन वाला, ये सिर्फ और सिर्फ रिपीटेड होता है, सिर्फ एनुअली होता है और ये हर साल रिपीट होता है। इट्स नॉट अ परमानेंट माइग्रेशन, जहां से ऑर्गेनिज्म आया है वहां पे वापस चला जाता है। नाउ जो दूसरा ऑप्शन बचता है वो है सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ एंड दैट इज व्हाट वी आर गोना स्टडी नाउ। Now we will study about the suspension phenomenon that occurs in certain organisms to survive unfavorable conditions. Now we had already seen that certain organisms are capable of migrating, but those organisms who are not capable of migrating must have certain other ways। यानी कि अगर कुछ ऑर्गेनिज्म जो माइग्रेट नहीं कर पा रहे हैं दूसरे फेवरेबल एरियाज तक, तो उनमें कोई और मॉडिफिकेशन या कोई और अडेप्टेशन होना पड़ेगा जिससे कि वो अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव कर पाएंगे। सो दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ और सिंपली सस्पेंशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म सस्पेंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड दे बिकम डॉर्मेंट और मे दे इवन सस्पेंड देयर ग्रोथ और दे शो सर्टेन अदर मॉडिफिकेशंस ड्यू टू विच दे कैन सर्वाइव द अनफेवरेबल कंडीशंस। तो वही हमें यहाँ पढ़ना है। सो थिक वॉल्ड स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन बैक्टीरिया फंजाई। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया हो या फिर फंजाई हो या फिर एल्गा, यहाँ पर थिक वॉल्ड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो है ना अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव कर लेता है। लेकिन जब कंडीशंस वापस से फेवरेबल हो जाएगा, यानी कि व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस विल रिटर्न, these organisms will again resume their growth by germination। यानी कि ये जो स्पोर्स होते हैं ना ये अनफेवरेबल कंडीशन में स्टैटिक या डॉर्मेंट की तरह होते हैं, लेकिन जब कंडीशंस फेवरेबल आ जाएगा यानी कि सही टेम्परेचर आ जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा या फिर अदर फेवरेबल एनवायरनमेंट हो, तो वहां पर ये स्पोर्स जर्मिनेट करने लगेंगे। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो स्टॉप हो गया था स्पोर्स के फॉर्म में, उसे ही कह सकते हैं कि वही उसका मेन स्ट्रक्चर है जो कि उसे अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करा रहा है। और जब ये स्पोर वाले स्टेज में था तो ये अपना ग्रोथ, अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सस्पेंड किए हुए था। सो दिस इज व्हाट वी आर गोना स्टडी हियर। अब अगर हायर प्लांट्स की बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में राइजोम, कॉम्स और बल्ब्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो राइजोम्स या कॉम्स क्या होते हैं, मिट्टी के नीचे रहते हैं और ये वहीं पर जब प्लांट डाई आउट हो जाता है एरियल पार्ट, तो अगले सीजन में ये राइजोम, कॉम्स या बल्ब से न्यू प्लांट्स निकलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर वाला एरियल पार्ट था भले ही वो डाई आउट हो जाए, लेकिन जो नीचे का राइजोम, कॉम्स, बल्ब जैसा पार्ट है ये जिंदा रहता है अनफेवरेबल कंडीशन में भी, और अगले सीजन में फिर से ये न्यू प्लांट फॉर्म करेगा। अब बात करते हैं सीड्स की। तो सीड्स तो आप लोग भली भांति जान रहे हो कि सीड्स क्या होते हैं। प्लांट रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था सीड्स के बारे में। तो ये जो सीड्स होते हैं इनका फॉर्मेशन होता है स्पेसिफिक पर्पस। एक तो सीड्स का ये पर्पस होता है कि नेक्स्ट जनरेशन को ये फॉर्म करेंगे, यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन के प्लांट्स आएंगे वो सीड्स के थ्रू ही आएंगे।
जो दूसरा पर्पस है वो ये है कि अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सीड डाई आउट नहीं कर जाते हैं। अगर प्लांट को सही टेम्परेचर या मॉइस्चर ना मिले तो प्लांट मर सकता है, लेकिन सीड जल्दी नहीं मरता है, सीड अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर लेता है। इसीलिए राइजोम, कॉम्स, बल्ब्स या सीड जो है पेरेनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो पेरेनेटिंग स्ट्रक्चर हम उन्हें कहते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को उस फॉर्म में सरवाइव करने में, यानी कि उस फॉर्म ऑर्गेनिजम्स का या फिर वो स्ट्रक्चर जो कि उसे अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कराता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पेरेनेटिंग स्ट्रक्चर। सो दीज आर पेरेनेटिंग स्ट्रक्चर। अब अगर ऑर्गेनिज्म को अपना ग्रोथ सस्पेंड करना है, ऑर्गेनिज्म डजंट वांट कि वो उसका ग्रोथ रिज्यूम रहे या मेटाबॉलिक एक्टिविटी चालू रहे, तो वैसे केस में वो 3 तरह से कर सकता है। एक है हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, और तीसरा है हमारा जो जिसे हम कहते हैं डायापॉज। तो ये 3 तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपना ग्रोथ या मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सस्पेंड कर सकते हैं। तो पहला है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब होता है कि विंटर स्लीप, यानी कि यहाँ पर विंटर के टाइम पे ऑर्गेनिजम्स डॉर्मेंट हो जाते हैं। डॉर्मेंट होने की वजह से इनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट या रेस्पिरेशन रेट कम हो जाएगा, इनका हार्ट बीट कम हो जाएगा। इसके अलावा इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका बॉडी टेम्परेचर जो बाहर का टेम्परेचर है उतना हो जाएगा, उतना कम नहीं होगा। लेकिन नॉर्मल मेटाबॉलिक टेम्परेचर जो किसी ऑर्गेनिजम्स का होता है, जब वो ऑर्गेनिज्म हाइबरनेशन में जाता है तो बहुत कम हो जाएगा उसका बॉडी टेम्परेचर। सो हाइबरनेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विंटर स्लीप, क्योंकि ये लंबे समय पे होता है विंटर्स में, और यहाँ पे ये ऑर्गेनिजम्स को इनेबल्स टू पास लॉन्ग विंटर्स इन अ डॉर्मेंट स्टेट। तो विंटर में डॉर्मेंट स्टेट में है, उसे हम बोलते हैं हाइबरनेशन। अब ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स में बहुत कॉमनली होता है। अगर हम कंपेयर करें कि ये कोल्ड ब्लडेड में ज़्यादा होता है या तो वार्म ब्लडेड में ज़्यादा होता है, तो ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स में काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। और वार्म ब्लडेड में कुछ एक एक्सेप्शंस है, कुछ ही वार्म ब्लडेड में होता है ऐसा। सम वार्म ब्लडेड एनिमल्स में भी ये होता है, फॉर एग्जांपल स्क्वेरल्स या पोलर बियर्स, तो इनमें भी ये पाया जाता है। लेकिन नॉर्मली जो ये फीचर है, ये फीचर पाया जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड वाले अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। लेकिन हमने सबसे पहले पढ़ा था रेगुलेट, तो बर्ड्स और मैमल्स जो कि वार्म ब्लडेड होते हैं वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर लेंगे, चाहे बाहर गर्मी हो या ठंडा हो, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होता है स्पेंड करने के लिए ऑन थर्मो रेगुलेशन। लेकिन इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं होता है, तो इसीलिए कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली हाइबरनेशन शो करते हैं। इसी का ऑपोजिट होता है एस्टिवेशन। तो जिस तरह हाइबरनेशन एक तरह का विंटर स्लीप था, एस्टिवेशन एक तरह का समर स्लीप कह सकते हैं। तो एस्टिवेशन कहाँ होता है? एस्टिवेशन होता है ड्राई हॉट पीरियड में, और ड्राई हॉट पीरियड सबसे ज्यादा तो समर में होता है, तो इसीलिए एस्टिवेशन को हम समर स्लीप की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल्स है सम स्नेल्स, फिश या फ्रॉग्स। तो यहाँ पर इनमें क्या होता है कि ये एक सर्टेन अपना क्लाइमेट ढूंढेंगे। जैसे फिश जो होगी वो ठंडे पानी को खोजेगी, फ्रॉग्स कोशिश करेंगे कि वो मॉइस्ट इन्वायरमेंट में जाए, कूल इन्वायरमेंट में, और जो स्नेल्स है वो कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जाए जहाँ पे थोड़ा कूल और मॉइस्ट दोनों हो। और ऑर्गेनिजम्स ऐसे जगहों पे जाने का ट्राई करेंगे जहाँ पे शेड ज़्यादा हो, जहाँ पे परछाई हो या छाया ज़्यादा हो। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स धरती के अंदर यानी कि मिट्टी में होल करके या बरो करके उसके अंदर चले जाते हैं, जिससे कि उन्हें जो सरफेस का हीट है वो ना फेस करना पड़े। तो यहाँ पे डिफरेंट मैकेनिज्म से ऑर्गेनिजम्स एस्टिवेशन में जाते हैं। एस्टिवेशन के बाद आता है डायापॉज। तो डायापॉज के नाम में ही पॉज है, यानी कि ये एक तरह का पॉज होता है। डायापॉज इज अ सॉर्ट ऑफ पॉज। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ जो होता है वही पॉज हो जाता है। तो डायापॉज इज अ सॉर्ट ऑफ पॉज इन ग्रोथ। और ये दोनों क्या था? ये दोनों था स्लीप की तरह या डॉर्मेंट स्टेट की तरह था, लेकिन ये ग्रोथ को पॉज कर देता है। नाउ इसमें क्या होता है कि ये समर या विंटर दोनों में हो सकता है। ऊपर में हमने देखा कि हाइबरनेशन विंटर में, एस्टिवेशन समर में, लेकिन ये समर में भी हो सकता है और विंटर में भी हो सकता है। अब नॉर्मली इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो प्लांट में सीड्स जो होते हैं
उनमें तो ग्रोथ रुका हुआ होता है ना, क्योंकि सीड जब तक जर्मिनेट नहीं करेंगे तब तक सीड में ग्रोथ तो रुका हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो सीड्स हैं हायर प्लांट्स के जैसे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स के, तो वहां पे वो सीड्स डायापॉज स्टेट में हैं। लाइकवाइज अगर हम फंजाई बैक्टीरिया की बात करें तो इनका जो स्पोर होता है वो तब तक रहता है डोर्मेंट स्टेट में जब तक कि फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए। तो इसीलिए जो स्पोर्स होते हैं फंजाई बैक्टीरिया के या एल्गा के भी स्पोर्स होते हैं, तो इन सबों के स्पोर्स में काफ़ी थिक वॉल डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये स्पोर्स है काफ़ी अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस को सर्वाइव कर लेते हैं। नाउ यहाँ पर हमें जानना है कि इंसेक्ट सबसे अच्छा से हम अगर डायापॉज देखना चाहें तो इंसेक्ट्स में देख सकते हैं। तो इंसेक्ट क्या करते हैं कि अगर विंटर आता है तो दे लूज वाटर। तो विंटर्स में अगर बहुत हार्श विंटर हो, टेम्परेचर 0 के नीचे चला जाए तो वाटर फ्रीज कर जाएगा। वाटर फ्रीज कर जाएगा इंसेक्ट के बॉडी के अंदर, तो इंसेक्ट तो मर ही जाएगा। तो इंसेक्ट क्या करेगा, वाटर को लूज करेगा, अ पार्ट ऑफ देयर वाटर इज लॉस्ट। तो इंसेक्ट फ्रीज नहीं करता है विंटर में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नीचे चला जाए तभी भी। उसके अलावा अगर हम बात करें समर में, तो समर में इंसेक्ट क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक कोटिंग डेवलप कर लेता है या फिर अपने बॉडी से वाटर को लूज करता है। तो दोनों केस में जब वो ऑलरेडी ड्राइयर हो जाता है तो वो उससे और क्या ड्राई होगा, या फिर अगर अपने चारों तरफ इम्परमिएबल कोटिंग डेवलप कर लिया तो उससे वाटर का लॉस नहीं होगा। इन दोनों कंडीशन में वो डायापॉज स्टेट में होता है, वो ग्रोथ शो नहीं करता है। नाउ अब एक बहुत कॉमन एग्जांपल है ज़ूओप्लैंक्टन्स का। ये वाटर बॉडीज के सरफेस पे पाए जाते हैं या सरफेस के थोड़ा सा नीचे पाए जाते हैं। तो इनमें क्या होता है कि नॉर्मल समर में ये डायापॉज में नहीं होंगे, लेकिन जब बहुत समर का पीक होगा यानी कि जो बहुत समर का हॉट पीरियड होता है वहां पर ये चले जाएंगे डायापॉज में। लाइकवाइज जब विंटर आएगा तो ये डायापॉज में नहीं जाएंगे, लेकिन जब पीक्स विंटर आएगा यानी कि विंटर का जो सबसे पीक मोमेंट होता है, सबसे ज़्यादा ठंड होता है, उस समय पर यहाँ पर ये भी डायापॉज में चले जाएंगे। यानी कि ये समर में भी जाएंगे डायापॉज में, विंटर में भी, लेकिन नॉर्मल समर या नॉर्मल विंटर में नहीं, हार्श या फिर सबसे हॉट समर में या फिर हार्श विंटर में, यानी कि जिसमें विंटर का सबसे कोल्ड पीरियड चल रहा होता है। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनिजम्स अपना ग्रोथ को सस्पेंड कर देते हैं और जब कंडीशन फेवरेबल होगा तो फिर से इनका ग्रोथ रिज्यूम हो जाता है। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर चेंजेस। तो सबसे पहले हमने रेगुलेट देखा, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स रेगुलेट कर सकते थे यानी कि बर्ड्स और मैमल्स। फिर हमने कॉन्फॉर्मर्स देखा, कॉन्फॉर्मर्स में वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना बॉडी चेंज कर रहे थे। एंड उसके बाद हमने माइग्रेशन देखा। माइग्रेशन में इंसान या जो ऑर्गेनिज्म है एक अनफेवरेबल कंडीशन से फेवरेबल कंडीशन में चला जाता है एक अच्छा हैबिटेट और फूड के लिए। और चौथा है ये सस्पेंड, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रोथ या फिर वो या तो स्लीप में चला गया विंटर में या समर में, और या फिर वो दोनों में जा सकता है, उसे हम डायापॉज कहते हैं। सो ये 4 रिस्पॉन्स थे जो कि ऑर्गेनिज्म शो करते हैं नॉर्मली एबायोटिक फैक्टर्स में जब चेंज होता है उसके प्रति। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द एबायोटिक फैक्टर्स। नाउ वी विल सी कि ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या अडेप्टेशन होता है इन इन्वायरमेंटल चेंजेस से खुद को बचाने के लिए। ऑर्गेनिजम्स में के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं या क्या क्या हर ऑर्गेनिज्म अपने क्लाइमेट में किस तरीके से अडेप्टेड होता है ताकि वो सर्वाइव कर सके उस सर्टेन क्लाइमेट के अंदर।